तो चलिए, नमस्कार विद्यार्थी जी। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको चंद लाइन आपके साथ गुनगुनाना चाहता हूं मेरे भाई, जो जीवन को आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगा मेरे भाई, एक लाइफ में मोटिवेशन के रूप में काम करेगा। तो चलिए, इस लाइन को मैं तो कहता हूं कि आप हर बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे अपने क्या उसको बोलते हैं, रीडिंग टेबल के सामने चिपका कर रख लीजिएगा मेरे भाई। अपने जो स्टडी टेबल है उसके आगे चिपका लीजिएगा मेरे दोस्त। और जैसा फिर आपको लगे, ऐसे क्विट्स तो एक से एक है मेरे भाई, लेकिन वही चिपकाना है जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। अरे करना अपना है, सुनना सबका है, लेकिन करना अपना है मेरे भाई। चलिए, कोशिश कर, तो ट्राई करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर ससद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, अरे मेहनत कर पौधों को पानी दे। बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, अरे ताकत जुटा हिम्मत को आग दे। फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, हारना नहीं है मेरे भाई। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमा सा, एक दिन चल निकलेगा, एक दिन चल निकलेगा मेरे भाई। धन्यवाद मेरे भाई। तो आज का क्लास, आज के बहुत ही शानदार क्वेश्चन से मैं आपको शुरू करता हूं, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई, बार बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है और ये आपका टॉपिक है ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश शासन के, थोड़ा सा यहाँ बीच में टाइमिंग आ जाता है, तो ऐसा नहीं समझिए कि गलती पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जूम करके देखना होता है मेरे भाई। तो चलिए, अधीन भारतीय क्या है? ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा पेंसिल को पतला कर लिया जाए मेरे भाई। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन है इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा का जो सिस्टम किसने आरंभ किया था? इजारेदारी प्रथा का सिस्टम किसने आरंभ किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। इजारेदारी प्रथा का जो सिस्टम था किसने आरंभ किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था मेरे भाई 1772 ईस्वी में। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 ईस्वी में। किसे अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? तो फिलिप फ्रांसिस, फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल थे, उनको जाना जाता है अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में। फिलिप फ्रांसिस, जो फोर्ट विलियम के गवर्नर थे मेरे भाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की थी? 1790 ईस्वी को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की थी? 1790 ईस्वी में मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। ये क्वेश्चन आप बांध कर रख लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बीपीएससी में आए, एएसओ में आए, दरोगा वगैरह में तो आता ही है मेरे भाई, और यहाँ भी आएगा। अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 22 मार्च 1793 ईस्वी में। 22 मार्च 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किया गया था? जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किया गया था? तो जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त को अन्य क्या नाम थे? तो इस्मत तरारी, है ना,
इस्मत तरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विश्वेदारी। अस्थाई बंदोबस्त का अन्य नाम था इस्मत तरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विश्वेदारी था मेरे भाई। चीर अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से उपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। वही चीर अस्थाई बंदोबस्त 1793 का क्या था? फरमान था मेरे भाई। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? तो जमींदारों को भू क्षेत्र निर्धारित न होना। जमींदारों को भू क्षेत्र निर्धारित न होना, यही क्या था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली की कानूनी विवादों में पड़ना, इसी का मुख्य कारण था कि जमींदारों को भू क्षेत्र निर्धारित नहीं हुआ था। सूर्यास्त कानून से क्या अभिप्राय है? तो अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। 1794 ईस्वी में ऐसा नियम था कि सूर्यास्त कानून क्या था? यह अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन के शाम होते होते तक सूर्यास्त तक अगर जमा नहीं हुआ तो उसकी जमीन क्या हो जाती थी? जमींदारी नीलामी की जा सकती थी। ये नियम 1794 में लगाया गया था। 1794 में किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शिकायत किया था मेरे भाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शिकायत किया था। चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे। लॉर्ड अलेक्जेंडर रीड थे। अलेक्जेंडर रीड 1793 ईस्वी में और टॉमस मुनरो 1809 से 20 ईस्वी तक, 1809 से 20 ईस्वी तक मेरे भाई, 1809 से 20 ईस्वी तक ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे। अलेक्जेंडर रीड 1793 ईस्वी और 1809 20 ईस्वी तक। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंध थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था से मेरे भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश शासित भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित थी? ब्रिटिश शासित भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित थी मेरे भाई? तो पश्चिमी भारत तथा दक्षिणी भारत में। पश्चिमी भारत तथा दक्षिणी भारत में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में मेरे भाई। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। रैयतवाड़ी प्रथा में वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, रैयतवाड़ी प्रथा में मेरे भाई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? तो सही तथ्य पहला है, किसानों द्वारा लगाए सीधे सरकार को दिया जाना। किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाना। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाना। और दूसरा आपका क्या है? सरकार रैयत को पट्टे पर भूमि देती थी। सरकार रैयत को पट्टे पर भूमि देती थी मेरे भाई। कर लगाने, तीसरा है
कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। चलिए अब आपका आ गया है महालवाड़ी व्यवस्था से। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था भारत में तालुकदारी महालवाड़ी पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो तालुकदारी या महालवाड़ी का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। 1819 में 1822 में लागू हो गया था। हॉल्ट मैकेंजी को महालवाड़ी या तालुकदारी प्रथा का जन्मदाता माना जाता है, जो 1819 में घोषणा किया था और 22 में लागू हो गया था मेरे भाई। महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में सत्य कथन है। महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में सत्य कथन है। यह पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में लागू किया गया था। महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में सही कथन, यह पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में क्या हुआ था? लागू किया गया था। और दूसरा सही कथन, भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबद्ध थी, जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी यानी को शेयर्स का ढांचा भी कहा जाता था। भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबद्ध थी, जिसकी तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी यानी को शेयर्स का ढांचा भी कहा जाता था। तालुकदारी व्यवस्था का संबंध किससे है? तालुकदारी मतलब वही महालवाड़ी मेरे भाई। तो महालवाड़ी या तालुकदारी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो अवध से है। अवध से है मेरे भाई। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे माना जाता है विद्यार्थी जी? सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन को मेरे भाई। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी मेरे भाई। 1839 में हुआ था। चलिए अगला, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब परिभाषित किया गया था? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब परिभाषित किया गया था? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में बंगाल किराएदारी अधिनियम परिभाषित किया गया था मेरे भाई, 1885 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सन 1900 ईस्वी में। कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। भारत का कथन, कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा, मतलब औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। 19वीं शताब्दी में भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण मेरे भाई। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो व्यक्तिगत कृषक के पास, जमींदार तथा ग्राम समुदाय के पास था मेरे भाई। ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? व्यक्तिगत कृषक तथा जमींदार और ग्राम के समुदायों के पास था। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ था? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हो गया था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ था? तो अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का क्या हुआ था? निर्माण हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, थोड़ा जूम कर लिया जाए।
चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रसित हो चुकी है। हॉल्ट मैकेंजी ने ऐसा क्या किया था, लिखा था मेरे भाई, हॉल्ट मैकेंजी ने लिखा था कि उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक और दुखद क्रांति से ग्रसित हो चुकी है। यह हॉल्ट मैकेंजी ने लिखा था, हॉल्ट मैकेंजी। औद्योगिकीकरण के संदर्भ में क्या सही है, सही तदर्थ क्या है मेरे भाई? तो पहला है यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी। दूसरा आपका है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को क्या किया था, तेज कर दिया था। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। और दूसरा था औद्योगिकीकरण के बारे में है कि यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्ति से इस प्रक्रिया को तेज किया। बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? तो जुल्हों पर। बंगाल के किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? तो जुल्हों पर मेरे भाई। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया है? मार्टिन वर्ड को कहा गया है। ब्रिटिश भू व्यवस्था या भूमि व्यवस्था का पिता मार्टिन वर्ड को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से क्या किया था, स्वीकार किया था? कलकत्ता के अधिवेशन 1896 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से क्या किया था, स्वीकार किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। चलिए कुछ व्यवस्था और उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। जैसे इजारेदारी व्यवस्था के प्रवर्तक थे वारेन हेस्टिंग्स, अस्थाई बंदोबस्त का था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इजारेदारी का वारेन हेस्टिंग्स, इजारेदारी व्यवस्था का वारेन हेस्टिंग्स, अस्थाई बंदोबस्त का प्रवर्तक या जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रवर्तक टॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक टॉमस मुनरो, महालवाड़ी बंदोबस्त का हॉल्ट मैकेंजी या लॉर्ड मैकेंजी, महालवाड़ी बंदोबस्त का। बम्बई रैयतवाड़ी एल्फिस्टन, बम्बई रैयतवाड़ी से संबंधित था एल्फिस्टन। अब बनारस का अस्थाई बंदोबस्त से था जोनाथन डंकन। बनारस का अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था जोनाथन डंकन। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आर.सी. दत्त थे। आर.सी. दत्त थे। दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे तथा आर.सी. दत्त थे। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे मेरे भाई। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था मेरे भाई। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रोन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था मेरे भाई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक
किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था मेरे भाई। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले ये दादा भाई नौरोजी एकमात्र भारतीय भी थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का इलेक्शन चुने थे। और यहाँ क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल, उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था मेरे भाई दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक राजनीतिज्ञ थे, एक वकील भी थे, एक टीचर भी थे और एक बिजनेसमैन भी थे मेरे भाई दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, चलिए, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? इन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? इन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है मेरे भाई। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह का सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा की थी क्या थी? तो ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा क्या थी? दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा क्या थी? तो आपका आंसर है मेरे भाई, आपका आंसर है भारत के राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। भारत का राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये कथन था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन दादा भाई नौरोजी के अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। कौन दादा भाई नौरोजी के अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां नहीं करता था, जबकि ड्रेन थ्योरी का रीजन ये था मेरे भाई। कौन लोग दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास करते थे? कौन लोग दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास करते थे? बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त तथा एम.जी. रानाडे, ये लोग दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में क्या करते थे? विश्वास करते थे। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। किसने यह विचार दिया था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो सबसे घिनौनी है, बेहद घिनौनी है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था मेरे भाई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश की तरजीह दिया जाना। धनिक वर्गों द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तरजीह दिया जाना, मतलब इसका था ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था कि जितने भी धनी धनी लोग थे फैक्ट्री नहीं देने के पक्ष में थे। ये लोग भू यानी संपत्ति खरीद खरीद कर क्या करते थे? एकत्रित करते थे। इसी को इन्होंने क्या किया? तरजीह दिया मेरे भाई। इसलिए आज भी बिहार में क्या है, जमीन पर ही ज़्यादातर लोग जोड़ देते हैं मेरे भाई कि जमीन खरीदो, बिजनेस स्थापित करना है, सेटअप बनाना है, इस पर थोड़ा प्रभाव कम है आज भी मेरे भाई। जिसे जगाने की ज़रूरत है, युवा को जगाने की, दिखाने की ज़रूरत है मेरे भाई। लेकिन बिहार में एक तो और तगड़ा चीज़ है अपनी नौकरी भी लोगों को करनी बहुत अच्छी लगती है। तो पढ़ाई मन से कीजिए और नौकरी तो लेना है मेरे भाई, नौकरी तो लेना है। आगे बढ़ते हैं। शब्द इंपीरियल कहाँ गया? थोड़ा सा चलिए, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता था। शब्द जो था इंपीरियल प्रेफरेंस किस लिए प्रयोग किया जाता था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग था। कौन सी निधियां होम चार्जेज के संगठक थी? कौन सी निधियां होम चार्जेज के संगठक थी? तो पहला थी आपका लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि इसकी थी। और दूसरा था भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा
पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, ये दो क्या था, दोहन का, भारत की संपत्ति का दोहन का दो महत्वपूर्ण अंग था मेरे भाई। भारत में सबसे बड़ी पूंजी निवेश किसमें किया गया था, भारत में सबसे बड़ी पूंजी निवेश किसमें किया गया था, तो रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा और नौ परिवहन में सबसे बड़ी पूंजी निवेश किया गया था इंडिया में अपना मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1853 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी, बम्बई में। 1853 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी, बम्बई में। स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई कि सूती वस्त्र का ज़्यादा अगर कोई है उत्पादन करता भारत में तो आपका गुजरात महाराष्ट्र है मेरे भाई। तो यहाँ फैक्ट्री भी कहाँ बनेगी, मिल भी कहाँ बनेगी, बम्बई में। ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है लेकिन थोड़ा सा सेंस की बात है। चलिए, बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, अगर नहीं आ रहा तो तुक्का मारने से बढ़िया थोड़ा यहाँ सेंस अप्लाई कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1853 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो काबसजी नाना भाई के द्वारा। काबसजी नाना भाई के द्वारा बम्बई में स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1853 की स्थापना किया गया था काबसजी नाना भाई द्वारा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो निर्यात अधिशेष 1767 से 1947 ईस्वी। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो निर्यात अधिशेष 1767 से 1947 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे, यूरोपियों के द्वारा। शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे, तो यूरोपियों के द्वारा लाए गई थी मेरे भाई यूरोपियों द्वारा लाया गया था। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यातित प्रमुख पण्य वस्तुएं यानी स्टेपल कमोडिटीज क्या थी, बंगाल से निर्यात प्रमुख पण्य वस्तुएं क्या थी 18वीं शताब्दी में, तो कपास थी, रेशम था, सोरा था और अफीम था। सोरा के लिए बिहार, सोरा और अफीम के लिए बिहार बहुत ही क्या था, प्रसिद्ध था मेरे भाई। सोरा के लिए बिहार बहुत ही प्रसिद्ध था और अफीम के लिए बिहार और बंगाल दोनों प्रसिद्ध था मेरे भाई। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, तो ब्रिटेन को निर्यात किए करने वाले माल पर उच्च तट मतलब कि पहले परिवहन नौ परिवहन से जाता था तो उसका टैक्स। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था, वस्त्र उद्योग का पतन मतलब वस्त्र उद्योग नीचे चला गया, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर हाई लेवल का टैक्स देना होता था मेरे भाई, हाई लेवल का टैक्स। इसलिए क्या हुआ, वस्त्र उद्योग का पतन हो गया। 1880 ईस्वी में अकाल नीति पर नियुक्त उद्योग की अध्यक्षता किसने की थी, तो रिचर्ड स्ट्रेची ने किया था। 1880 ईस्वी में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने किया था, रिचर्ड स्ट्रेची ने किया था मेरे भाई। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, बिहार था, यहाँ क्वेश्चन था मेरे भाई। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो यह आपका बिहार था मेरे भाई, बिहार था, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं मेरे भाई वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट 1916 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो टी.एच. हालैंड की अध्यक्षता में। 1916 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो टी.एच. हालैंड की अध्यक्षता में किया गया था मेरे भाई। 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी, तो ये किए थे मदन मोहन मालवीय साहब ने। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट
अलग से प्रस्तुत किए थे मेरे भाई, तो ये आपके थे पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय मेरे भाई। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं से आज यहीं तक मेरे भाई। अगला लेक्चर आपको कल से शुरू करेंगे, कल के क्लास से मेरे भाई। तो तब तक के लिए आप इसे 2x स्पीड में क्या करें, रिवीजन करें। और एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप क्लास 1 से कंटिन्यू देखें मेरे भाई, बस 2x स्पीड में या 1.5x स्पीड में आप रिकॉर्ड करके डाउनलोड करके कान में लगा के आप MP3 जैसा म्यूजिक जैसा आप सुन सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि मैंने 2 बार 3 बार जो रिपीट किया है, आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए आपसे एक गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। अपने मित्रों दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी एक शुरुआत है मेरे भाई। और अभी हर तरह के क्लास आपको यहाँ से दिया जाएगा मेरे भाई। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे भाई।